हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, पहले तो हम इसके बाद समझते हैं न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के भीतर, आप न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है? आपने पढ़ा है कि किसी भी एटम में, आपने ऐसा पढ़ रखा है कि किसी भी एटम में सेंटर पर एक छोटा सा एक्सट्रीमली स्मॉल प्लेस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस में एक छोटा सा प्लेस होता है सेंटर पे जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके सराउंडिंग यानी सेंटर में, किसी भी आइटम के सेंटर में एक छोटा सा प्लेस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। इस छोटे से प्लेस को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के भीतर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के भीतर हैं। अब सिर्फ एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन तो होता नहीं न्यूक्लियस के भीतर। न्यूक्लियस के भीतर बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के भीतर बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर हम किसी एक न्यूक्लियस की बात करें तो ऐसा हम नहीं कह सकते उसके पास एक ही न्यूट्रॉन या एक ही प्रोटॉन होगा। बहुत सारे न्यूट्रॉन और बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। जैसे हम अगर मान के चलें कि ये कोई न्यूक्लियस है, इसके भीतर 3 न्यूट्रॉन और 3 ही प्रोटॉन है। ऐसा मान के चलते हैं कि इस न्यूक्लियस के भीतर 3 न्यूट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन है। अब न्यूक्लियस के भीतर ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, कोई ना कोई फोर्स ऐसा होता है जो इनको आपस में बांधे हुए हैं। अगर कोई फोर्स इनको आपस में बांधे ना होता तो ये न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रुक रहे हैं? और वैसे भी आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और 2 पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक दूसरे के पास नहीं रुक सकते, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक दूसरे के पास नहीं रुक सकते, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस के भीतर कई सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के भीतर कई सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इसका मतलब कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है, 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है, वो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है। यानी कोई भी फोर्स इनको रिपेल नहीं कर पा रहा है, बल्कि इनको कोई ना कोई फोर्स बांधे हुए हैं। यानी कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो इस न्यूक्लियस के भीतर इन न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को आपस में क्या किए हुए? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, प्रोटॉन प्रोटॉन को, इनको आपस में बांधे हुए। इस फोर्स को हम न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। यानी ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपेल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब एक कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स, मतलब जो बांधे रखता है, टुगेदर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी ऐसा कोई भी फोर्स जो न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों प्रोटॉनों को आपस में बांधे रखता है, ऐसे फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी न्यूक्लियस के भीतर का ऐसा फोर्स जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखता है, या फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन को आपस में बांधे रखता है, ऐसे फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये फोर्स काम कहाँ करता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर। ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकालना बड़ा आसान हो। न्यूक्लियस से न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स उनको आपस में बांधे हुए हैं। आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि ये न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, इनके बीच कोई चार्ज तो है नहीं, तो ये न्यूट्रॉन चार्ज जब नहीं है तो यहाँ पे कैसे आपस में बंधे हुए हैं? ऐसा तो है नहीं कि न्यूक्लियस से आसानी से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकल जाते हो। यानी कोई ना कोई फोर्स इनको आपस में बांधे हुए हैं ना। उसी तरह से ये प्रोटॉन, जो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और 2 पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक जगह नहीं रुक सकते, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के भीतर बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ रुके होते हैं, तो कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा है जिनको बांधे हुए। उसी तरह से न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को भी आपस में कोई ना कोई फोर्स बांधे हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बंधे हुए, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी आपस में कोई ना कोई फोर्स बांधे हुए। इसी फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या होता है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर ही इफेक्टिव होता है, न्यूक्लियस के बाहर इसका कोई काम नहीं होता। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर इफेक्टिव होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये फोर्स इफेक्टिव नहीं होता है। इस फोर्स का कोई काम नहीं होता है न्यूक्लियस के बाहर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी, जैसे इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन नोन इन नेचर। यानी जो आपने जितने सारे भी फोर्स पढ़े, आपने 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़े, हमने आपको फंडामेंटल फोर्स पढ़ाए थे,
उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सारे फोर्सेस में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे पावरफुल फोर्स है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्टिव फोर्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, नॉन इन नेचर, विच इज अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उससे ये 100 टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, नहीं ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर ही काम करता है, न्यूक्लियस के बाहर इस फोर्स का कोई काम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर ही प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, न्यूक्लियस के भीतर जब तक प्रोटॉन है तब तक तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन यही प्रोटॉन जब न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ जाता है, यही दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ जाएंगे तो इनके बीच हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगा। यानी जब तक ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के भीतर हैं तब तक तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि तब तक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। लेकिन जैसे ही ये प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर आते हैं इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो जाता है और इनके बीच रिपल्सिव फोर्स काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता है। तो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी बहुत ही शॉर्ट रेंज का होता है। कितनी रेंज का? जितना साइज न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? नियर अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। यानी ये फोर्स सिर्फ उतनी ही रेंज में काम करता है जितनी रेंज न्यूक्लियस की होती है, और न्यूक्लियस की रेंज आप जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर समथिंग होती है, ठीक है। इट इज़ अ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स। अभी हमने आपको बताया कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन बेसिकली एन अट्रैक्टिव का मतलब क्या है? बेसिकली एन अट्रैक्टिव का फोर्स का मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज फिक्स है, 10⁻⁻15 मीटर तक ही ये अट्रैक्टिव है, इसके बाहर ही अट्रैक्टिव नहीं होगा, यानी इस फोर्स का कोई काम नहीं होता है। इट इज़ अ नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्व नहीं किया जा सकता है। फिर से एक बार प्रोटॉन बाहर निकला है तो फिर से इस फोर्स को फाइंड नहीं किया जा सकता है। इट हैज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज डिपेंडेंट कैरेक्टर रखता है अपने पास। मतलब ये है कि ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के भीतर कौन कौन होता है? न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो कौन सा फोर्स है? जो न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखे, प्रोटॉनों को आपस में बांधे रखे और न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को भी आपस में बांधे रखता है। इस फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो जितना फोर्स इन दो न्यूट्रॉनों के बीच लग रहा होता है, नियर अबाउट उतना ही फोर्स इन दो प्रोटॉनों के बीच लग रहा होता है, और नियर अबाउट इतना ही फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लग रहा होता है। मतलब सबके बीच फोर्स बराबर है, जबकि प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो प्रोटॉन पे जितना फोर्स लग रहा है उतना न्यूट्रॉन पे नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, सब पे सेम फोर्स है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, और चार्ज पे डिपेंड करता भी होता तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, अट्रैक्टिव होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्टिव है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और ये याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। सेम चार्ज में रिपल्सिव फोर्स होता है, और जबकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियस के भीतर दो प्रोटॉन सेम चार्ज है, इनके बीच रिपल्सिव होना चाहिए था, लेकिन रिपल्सिव नहीं है, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता तो दो प्रोटॉनों के बीच का फोर्स हमेशा रिपल्सिव ही होता, अट्रैक्टिव ना होता। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास पे। ये चीज़ भी आपने पढ़ी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास पे। अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है। जब मास बहुत ही कम है तो इनके बीच का फोर्स भी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास बहुत ही कम है, इसलिए इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होना चाहिए। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इनके बीच का जो फोर्स है वो कम होना चाहिए, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल होता, क्योंकि हम ये भी तो तर्क दे सकते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनका कुछ ना कुछ तो मास होगा, मास की वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि न्यूटन ने बताया था। कौन सा फोर्स था? वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, कि कोई भी दो पार्टिकल जिनके पास मास होगा उनके बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये भी तो कहा जा सकता है इनके बीच जब अट्रैक्टिव है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है यहाँ पे। अगर ये ग्रेविटेशनल होता तो बहुत ही कम होता, क्यों? क्योंकि इनका मास बहुत कम है, इनका मास बहुत कम है, इसलिए अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो ये बहुत ही कम होता। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। शायद आपको समझ में आ गया हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, कि कोई न्यूक्लियस के भीतर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं कोई ना कोई फोर्स इनको आपस में बांधे रखता है। अगर बांधे ना होता तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस से भाग जाते, उसके पास ना रुक पाते। यानी कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस से बांधे हुए, इसी फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये फोर्स बहुत ही पावरफुल होता है, सबसे खास बात। दूसरी, इसकी रेंज बहुत कम होती है। पावरफुल तो बहुत है लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है, सिर्फ न्यूक्लियस के भीतर ही ये काम करता है, न्यूक्लियस के बाहर इस फोर्स का कोई काम नहीं होता है। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स बेटा क्या होता है। अभी भी हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कि न्यूक्लियस के भीतर जो पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के भीतर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, आपने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस के भीतर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के भीतर इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है, न्यूक्लियस के भीतर इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स तो न्यूक्लियस के भीतर हो गया, लेकिन अगर ये पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर आ जाए, अगर ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बाहर आ जाए तो उनके बीच भी, न्यूक्लियस के बाहर भी एक फोर्स लगेगा, और तब उस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। यानी जब तक ये पार्टिकल न्यूक्लियस के भीतर थे, जब तक ये पार्टिकल न्यूक्लियस के भीतर थे, तब तक इनके बीच बहुत ही पावरफुल एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। इस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर यही पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर आ जाए, अगर यही पार्टिकल यानी न्यूक्लियस से बाहर कुछ पार्टिकल्स निकल आए, अगर कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर निकल के आ जाए, न्यूक्लियस के बाहर निकल के जो पार्टिकल्स आएंगे उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा वीक होता है। बात को समझ में आई? यानी जब तक ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के भीतर थे तब तक इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो बहुत ही स्ट्रांग था, और इसको हम बोलते थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर कुछ पार्टिकल्स, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, कोई दूसरे पार्टिकल्स कौन से भी हम बता रहे हैं, अगर कुछ पार्टिकल्स न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ जाएं, कुछ पार्टिकल्स न्यूक्लियस से निकल कर बाहर आ जाएं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, इनके बीच भी एक फोर्स काम करता है। इस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, क्योंकि अब ये फोर्स न्यूक्लियस के भीतर का नहीं है, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। अब ये फोर्स न्यूक्लियस के भीतर नहीं है, इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर दैट अंडरलाइज सम फॉर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी गवर्न्स द डिके ऑफ अनस्टेबल subatomic particles such as meson, muon, neutrino, etc. It appears only between elementary particles involved in a nuclear process such as beta decay of nucleus. अब देखिए ये मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा, हम बता रहे हैं, परेशान ना होइएगा। क्या होता है ये? देखिए इसमें रेडियो एक्टिविटी का जिक्र किया गया। वैसे तो आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में अभी आप क्लास 12th में बहुत डीपली पढ़ेंगे जाके, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्लास 12th में आप बहुत डीपली पढ़ेंगे फिजिक्स में, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। देखिए नेचर में कुछ एलिमेंट, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल अगर केमिस्ट्री में देखी होगी, तो उसमें जो एलिमेंट बहुत ही हैवी वेट के होते हैं, हैवी मास नंबर के होते हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत ही हैवी मास नंबर के होते हैं, वो एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। समझिए फिर से, नेचर में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका मास नंबर होता है, वो एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल वो सभी एलिमेंट होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो 1 नहीं होता, मतलब जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम आपसे कहें 6C12 कार्बन, तो कार्बन की अगर हम बात करें तो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बन में प्रोटॉन तो 6 है, और ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 12 है।
बात समझिएगा। जैसे हम 6 से 12 कार्बन की बात करें तो कार्बन में ये जो नंबर लिखा होता है वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी 6 हो गया। जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, यानी 12 हो गया। और प्रोटॉन हमारे पास 6 थे तो इस हिसाब से न्यूट्रॉन भी हमारे पास 6 आ गए। तो यहाँ से हमने देखा कि कार्बन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या है, सेम है कार्बन में। लेकिन अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट लें जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम ना हो, जैसे एग्जांपल की बात करें हम लें 92 यूरेनियम 238। अगर हम 92 यूरेनियम 238 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो तो 92 है, क्योंकि ये नंबर प्रोटॉन का होता है, 92 है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 238 है। तो ऐसी सिचुएशन में न्यूट्रॉन कितना आएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन था माइनस में चला जाएगा, यानी 238 माइनस 92। अब अगर हम 238 में से 92 को माइनस करेंगे, 238 में से 92 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। 8 में 2 गया 6, 8 में 2 गया 6, और इधर बचा 13 में 9 गया 4 1, यानी 146। तो हमने देखा प्रोटॉन तो हमारे 92 थे, उसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, माइनस करके देख लेना अगर कहीं थोड़ा सा एरर हो। तो यहाँ पे आपने देखा प्रोटॉन तो 92 है लेकिन न्यूट्रॉन जो है 146 है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। ऐसे एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। अब अगर ये एलिमेंट अनस्टेबल है तो ये स्टेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। जो भी अनस्टेबल होता है वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो ये एलिमेंट स्टेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए एलिमेंट क्या करते हैं, एलिमेंट अपने न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स को निकालते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट जो कि अनस्टेबल होते हैं, मतलब जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, ऐसे एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। और ये स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए अपने न्यूक्लियस के भीतर से कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकालते रहते हैं। न्यूक्लियस के भीतर से कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकालते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं और इस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन को बाहर निकाल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ये रेडिएशन को बाहर निकाल रहा है, इसलिए ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। हमने क्या कहा कि ऐसे एलिमेंट अपने न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स को निकालते रहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। वो पार्टिकल्स होते कौन से हैं, मेसान होते हैं, म्यूऑन होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, बीटा होते हैं। हमने लिखवाना इसमें नहीं लिखा, ध्यान दे दीजिएगा। बीटा पार्टिकल होते हैं, लिखा हुआ ये बीटा पार्टिकल, बीटा ब्रिकेट। बीटा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं, इनको ये बाहर निकाला करते हैं। जब ये बाहर निकालते हैं तो सब हर कोई भी पार्टिकल अगर निकले, मेन रूप से बीटा और अल्फा निकलते हैं। तो जब बीटा पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो इनके साथ कुछ पार्टिकल्स और भी निकलते हैं इनके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। यानी अगर हमने कहा कि यहाँ से ये बीटा निकला तो कन्फर्म है बीटा के साथ साथ एक पार्टिकल और निकला होगा जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। तो अब ये बीटा और एंटी न्यूट्रिनो के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बात को समझ में आई। यानी जो एलिमेंट, जिन एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, वो एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं, वो एलिमेंट स्टेबल नहीं होते। ऐसे एलिमेंट स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए अपने न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशन को बाहर निकालते हैं। ऐसे एलिमेंट स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए अपने न्यूक्लियस से रेडिएशन को बाहर निकालते हैं। रेडिएशन जो बाहर निकालते हैं वो पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलता है, यानी कई सारे पार्टिकल इसके न्यूक्लियस से बाहर निकला करते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जिसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। हमें आपको लिखा भी है, इट अपेयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस। यानी ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, यही न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, न्यूक्लियस से जो बाहर निकल के आता है, सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस से बीटा डीके होता है। ठीक है, इस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्लियर। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बेटा हम बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों से छोटा होता है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी अगर हम इस तरह से बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे
सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और सबसे वीक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से ये भी 10⁻25 टाइम्स बड़ा होता है, और इसकी रेंज भी वही होती है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की थी, नियर अबाउट 10⁻−15 मीटर, यानी इसकी रेंज भी वही होती है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की थी। हमने बताया दोनों फोर्स एक ही है, जब तक पार्टिकल्स न्यूक्लियस के भीतर थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लग रहा था वो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर था। वही पार्टिकल जब न्यूक्लियस से निकल के, कोई पार्टिकल अगर न्यूक्लियस से निकल के बाहर आया, जस्ट बाहर आया, यानी रेंज तो उतनी ही ना 10⁻−15 मीटर, बहुत दूर चला गया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसकी रेंज भी 10⁻−15 मीटर ही होती है। ये हो गई वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़।